जब दुनिया ये समझ रही होती है कि जंग टल चुकी है, उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 का पहला कदम उठ चुका होता है। अगर तीसरी आलमगीर जंग कल शुरू हो जाए तो पहला धमाका मिसाइल का नहीं होगा, ना ही पहली लाश बैटलफील्ड पर गिरेगी। पहला निशाना गलत फैसले, गलत अंदाजे और वो सियासी और मिलिट्री सोच होगी जो ये समझती रही कि जंग को कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं, सवाल ये है कि जब ये शुरू होगी तो क्या दुनिया को पता भी होगा कि ये शुरू हो चुकी है। ये जंग उस लम्हे शुरू होती है जब दुनिया अमन के भरोसे सो चुकी होती है। वर्ल्ड वॉर 3 किसी एक दिन, किसी एक फैसले या किसी एक लीडर के गलत बयान से पैदा नहीं होगी। इस जंग का बीज ऑलरेडी जमीन में बोया जा चुका है, धीरे धीरे, खामोशी के साथ और अक्सर दुनिया की नजरों से दूर। अगर हम आज के ग्लोबल पॉलिटिकल और मिलिट्री लैंडस्केप को देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा 1913 या 1938 में लग रहा था। टेंशन्स मौजूद हैं, अलायंसेस सख्त हो चुकी हैं और हर पावर ये समझ रही है कि जंग का जिम्मेदार कोई और होगा। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एक गलत फहमी ने जन्म लिया। ये तसव्वुर पैदा हुआ कि लिबरल ऑर्डर, ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जंग को नामुमकिन बना देंगी। लेकिन तारीख कभी भी इंस्टीट्यूशंस पर नहीं चलती। तारीख हमेशा पावर, इनसिक्योरिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर चलती है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया टेम्पररीली यूनिपोलर हो गई, जहां यूनाइटेड स्टेट्स बिना किसी बड़ा मुकाबले के ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन गया। मगर ये हालत मुस्तकिल नहीं थी। आज दुनिया फिर से मल्टीपोलर हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स अब भी सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है, मगर वो अब अनकंटेस्टेड नहीं। चाइना एक सिस्टेमिक राइवल के तौर पर उभर चुका है। रशिया अपनी लॉस्ट स्ट्रेटेजिक स्पेस वापस हासिल करना चाहता है और रीजनल पावर्स अपने अपने इलाकों में स्टेटस को चैलेंज कर रही हैं। ये सब कुछ एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो रहा है जहां ग्लोबल ट्रस्ट टूट चुका है। यूक्रेन रशिया जंग ने इस लैंडस्केप को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि एक वार्निंग शॉट था। इस जंग ने यह साबित किया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर यूरोप में फिर से मुमकिन है, कि न्यूक्लियर डिटेरेंस के बावजूद बड़ी पावर्स एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी लेवल पर डायरेक्ट टकरा सकती हैं और कि सैंक्शंस और डिप्लोमेसी जंग को रोकने का गारंटीड तरीका नहीं रहे। इसी तरह मिडिल ईस्ट एक परमानेंट वॉलेटिलिटी जोन बना हुआ है। इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया और नॉन स्टेट एक्टर्स एक ऐसे बैलेंस पर खड़े हैं जो किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। ताइवान स्ट्रेट में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान टेंशन सिर्फ रेटोरिक तक महदूद नहीं रही। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एनकाउंटर्स और एयर स्पेस वायलेशंस रूटीन बन चुकी हैं। साउथ चाइना सी, कोरियन पेनिनसुला और ईस्टर्न यूरोप, हर जगह एक जैसी कहानी चल रही है। इस सब के दरमियान एक और फैक्टर है जो पहले कभी इतना पावरफुल नहीं था, टेक्नोलॉजी। साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस बेस्ड सिस्टम्स ने जंग के कवायद को फंडामेंटली बदल दिया है। आज एक मुल्क बिना एक गोली चलाए दूसरे मुल्क के पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स और मिलिट्री कमांड नेटवर्क्स को पैरालाइज कर सकता है। ये वो चीज है जो पहली 2 आलमगीर जंगों के दौरान सोची भी नहीं जा सकती थी। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग कोल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है। हर बड़ी पावर अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रही है और हर मॉडर्नाइजेशन प्लान का मतलब है कि प्लानर्स किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिक समझ रहे हैं। तारीख का एक सख्त उसूल है, जब मुल्क जंग की तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो अक्सर वो जंग सिर्फ एक सवाले वक्त बन जाती है। ये दुनिया का वो मंजर है जहां वर्ल्ड वॉर 3 का कॉन्सेप्ट फिक्शन नहीं लगता। ये कोई सडन अपोकलिप्स नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी प्रोसेस होगी जो ऑलरेडी चल रही है, सिर्फ अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया। वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज किसी धमाके से नहीं होता, बल्कि उस खामोशी से होता है
जहां दुनिया गलत समझ रही होती है कि सब ठीक है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो समझना है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बड़ी पावर्स दुनिया को कैसे देखती हैं। हर पावर अपनी तारीख, अपनी कमजोरी और अपनी इनसिक्योरिटी के लेंस से फैसले करती है। कोई भी मुल्क अपने आप को एग्रेसर नहीं समझता, हर कोई अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में देखता है। यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शेप हुआ। यूएस ने अपनी सिक्योरिटी को ग्लोबल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ दिया। नेटो का कायम होना सिर्फ यूरोप का डिफेंस नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जहां यूएस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के जरिए अपने राइवल्स को उनके घर से दूर रोक सके। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का एक साइड इफेक्ट भी था। दूसरी पावर्स ने इसे इनसर्कलमेंट के तौर पर देखा। रशिया के लिए नेटो एक्सपेंशन एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुकी है। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद मॉस्को ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके बॉर्डर्स के करीब एक न्यूट्रल बफर जोन कायम रहेगी, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में नेटो की ग्रेजुअल एक्सपेंशन ने रशिया के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को यह महसूस करवाया कि उनका इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी दोनों खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन इस टेंशन का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट बन गया, जहां रशिया ने यह फैसला किया कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट अब मुमकिन नहीं।